अध्याय 111 हुआओ टिंगटिंग का उपचार। चेन पिंगोन नंबर गैंग के मामलों पर नजर रख रहा था, लेकिन उसने उनका प्रबंधन करना जारी नहीं रखा। आखिरकार वे एक गिरोह थे, एक त्रिमूर्ति थे, और चेन पिंगोन उनके साथ ज्यादा उलझना नहीं चाहता था। अगर उन्होंने शुरू में ही परेशानी खड़ी न की होती, तो चेन पिंगोन को उनसे कोई मतलब ही नहीं होता। हालांकि ये कहना जरूरी है कि इस देश में एक या दो गिरोहों को नियंत्रित किए बिना जीना संभव नहीं है। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम शायद अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। अब चेन पिंगोन के नियंत्रण में एक और गिरोह आ गया है। इससे भविष्य में कंपनी शुरू करना और व्यापार करना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्लब से जुड़े मामले सुलझ जाने के बाद चेन पिंगोन को जाकर हुआओ टिंगटिंग को चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराना था। हुओ परिवार ने भी इस मामले को बहुत महत्व दिया और व्यक्तिगत रूप से एक ड्राइवर को चेन पिंगोन को लेने और उसे अपने घर ले जाने के लिए भेजा। हुओ परिवार ने चेन पिंगोन द्वारा दी गई सूची पहले ही तैयार कर ली थी और सभी सामान खरीद लिए गए थे। चेन पिंगान ने एक एक करके सभी वस्तुओं की जांच की और यह पुष्टि करने के बाद कि सब कुछ पूरा है, वह हुआओ टिंगटिंग के उपचार के साथ आगे बढ़ सकता था। इलाज को सुगम बनाने के लिए हुआ परिवार ने एक विशेष चिकित्सा कक्ष भी तैयार किया। चेन पिंगोन ने चिकित्सा कक्ष का चारों ओर अवलोकन किया और वास्तव में वह इससे काफी संतुष्ट थी। क्या हमें और कुछ तैयार करने की जरूरत है? श्री हुआ ने पूछा। चेन पिंगोन ने कहा, हमें मदद के लिए कुछ महिलाओं की जरूरत है। वास्तव में चेन पिंगोन को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने संदेह से बचने के लिए ऐसा कहा था। आखिरकार हुआओ टिंगटिंग एक लड़की है और चेन पिंगोन एक पुरुष है। इसलिए ऐसे मामलों में संदेह से बचने और अन्य लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है। श्री हुओ ने सिर हिलाया और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। टिंगटिंग को कपड़े बदलने और तैयार होने के लिए कहो, हम थोड़ी देर में इलाज शुरू कर सकते हैं, चेन पिंगोन ने आगे कहा। ठीक है, मैं उन्हें अभी बता देता हूं, श्री हुआ ने जल्दी से कहा। यह मामला उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। श्री हुआओ ही नहीं, बल्कि पूरा हुआओ परिवार भी इसे बहुत गंभीरता से ले रहा था। हुओ टिंगटिंग ने नहा धोकर अपना काम पूरा कर लिया था और अब निर्देशानुसार उसने अस्पताल का गाउन पहन लिया था। यह एक विशेष सर्जिकल गाउन है जिसे आगे की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। चेन पिंगन समझ गई थी कि हुआओ टिंगटिंग थोड़ी घबराई हुई है। चेन पिंगोन मुस्कुराई और बोली, टिंगटिंग, ज्यादा घबराओ मत। इलाज की पूरी प्रक्रिया दर्दनाक नहीं होनी चाहिए। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। आज की प्रमुख उपचार प्रक्रिया में आपकी नसों को अवरुद्ध होने से बचाने के लिए एक्यूपंक्चर और कीगोन का उपयोग करना शामिल है। चेन पिंगोन की यह बात सुनकर हुआओ टिंगटिंग ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उनके साथ हुओ टिंगटिंग की मां और परिवार की कई नौकरानियां भी अंदर आईं। हालांकि उन सभी ने अपने कपड़े बदल लिए थे। श्रीमान चेन, मैं अभी सब कुछ आपके हवाले कर रही हूं। अगर हमें कुछ करने की जरूरत हो तो कृपया हमें बता दीजिएगा, हुआओ टिंगटिंग की मां ने जल्दी से कहा। ठीक है आंटी, मैं समझ गई। चेन पिंगोन ने गंभीरता से सिर हिलाया। बाकी सभी को बाहर निकाल दिया गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। चलो पीछे से शुरू करते हैं। टिंगटिंग, तुम पहले इस पर लेट जाओ, चेन पिंगोन ने कहा। मैं समझ गई। हुआओ टिंगटिंग ने सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। इलाज को आसान बनाने के लिए उसने केवल अस्पताल का गाउन पहना था। सौभाग्य से उसकी मां कमरे में मौजूद थी, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। हुओ टिंगटिंग अभी काफी युवा है, लेकिन वो बहुत पतली है। उसकी पीठ सिर्फ हड्डियों का ढांचा थी, जो देखने में काफी चौंकाने वाली थी। टिंगटिंग आंटी बहुत दुबली पतली है और कुपोषण का शिकार है। क्या उसे आमतौर पर खाना पसंद नहीं होता? उसकी भूख कम रहती है और वह भोजन को ठीक से पचा नहीं पाती। चेन पिंगोन ने बात की। हाँ, ये सही है। टिंगटिंग को कभी अच्छी भूख नहीं लगी है। हम अक्सर उसे सप्लीमेंट देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनमें से कोई भी बहुत प्रभावी नहीं है, हुआओ टिंगटिंग की मां ने तुरंत कहा। यह बिल्कुल सामान्य बात है, क्योंकि टिंगटिंग का शरीर एक छेद वाली बोतल की तरह है।
इस बोतल के तल में एक छेद है, इसलिए आप इसमें कितना भी पानी डाल दें, वह रुकेगा नहीं। सारे पोषक तत्व छेद से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन चिंता मत करो, मेरे इलाज के बाद यह इस बोतल के निचले हिस्से में बने छेद को भरने जैसा होगा। चेन पिंगोन ने कहा, मैं उससे अपनी सलाह के अनुसार शरीर को पोषण देने के लिए एक नुस्खा लिखूंगा और वह जल्दी ठीक हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हुआओ टिंगटिंग की मां ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। दरअसल अपनी बेटी को इतना दुबला पतला और कमजोर देखकर उसका दिल टूट गया था। अब जब उसकी बेटी आखिरकार ठीक हो सकती है तो सबसे खुश वह खुद एक मां के रूप में है। चेन पिंगोन के बोलते समय उसके हाथ लगातार हिलते रहे। हुओ टिंगटिंग की पीठ में एक के बाद एक चांदी की सुइयां चुभाई गईं। हुओ टिंगटिंग को अपनी पीठ पर हल्की खुजली और जलन महसूस हो रही थी। सौभाग्य से दर्द हल्का था, वो इसे महसूस कर सकती थी, लेकिन वह इसे सहन कर सकती थी। टिंगटिंग, तुम कैसी हो? हुआओ टिंगटिंग की मां ने चिंता से पूछा। मां, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इलाज शुरू हो गया है? हुआओ टिंगटिंग ने कुछ हैरानी से पूछा। इलाज शुरू हो चुका है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? हुआओ टिंगटिंग की मां ने भी हैरानी जताते हुए पूछा। आखिरकार उसकी बेटी की पीठ पहले से ही एक्यूपंक्चर की सुइयों से भरी हुई थी। वह अपनी बेटी को लेकर चिंतित थी, सोच रही थी कि कहीं उसे दर्द तो नहीं हो रहा। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी बेटी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। थोड़ा सा चुभता है, लेकिन ज्यादा दर्द नहीं होता, हुआओ टिंगटिंग ने धीरे से कहा। चेन पिंगन मुस्कुराई और बोली, मैंने तुमसे पहले ही वादा कर दिया था, ज्यादा दर्द नहीं होगा। तो बस आराम करें। धन्यवाद बड़े भाई, हुआओ टिंगटिंग ने खुशी से कहा। इलाज शुरू करने से पहले वो वास्तव में काफी चिंतित थी। आखिरकार हुआओ टिंगटिंग अपनी शारीरिक स्थिति से अवगत थी। वो सोच रही थी कि उसके शरीर की हालत इतनी गंभीर है और बीमारी का इलाज इतना मुश्किल है, इसलिए पूरी उपचार प्रक्रिया बहुत ही असुविधाजनक होगी। वो लंबे समय से इस बात को लेकर चिंतित थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि पूरी उपचार प्रक्रिया दर्द रहित थी और उसकी सारी चिंताएं व्यर्थ थीं। हुओ टिंगटिंग को अंततः राहत मिली। इसके बाद की उपचार प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से चली। उसकी पीठ पर स्थित एक्यूपॉइंट्स पर उपचार पूरा करने के बाद चेन पिंगान ने हुआओ टिंगटिंग को करवट बदलने और सीधा लेट जाने के लिए कहा। इसके बाद हम हुआओ टिंगटिंग को शारीरिक उपचार प्रदान करना जारी रखेंगे। इलाज की प्रक्रिया कभी कभी थोड़ी अटपटी थी, लेकिन हुआओ टिंगटिंग की मां के वहां मौजूद होने से सब ठीक रहा। हुओ टिंगटिंग की मां जानती थी कि यह एक डॉक्टर है जो एक मरीज का इलाज कर रहा है, इसलिए उनके मन में कोई और विचार नहीं आया। इसके अलावा चेन पिंगोन से इलाज कराने के बाद हुआओ टिंगटिंग के पहले से पीले रंग के चेहरे पर अचानक कुछ रंगत लौट आए। हुओ टिंगटिंग की ऊर्जा और मनोबल में सुधार हुआ है। ठीक है, पहला उपचार पूरा हो गया है। अगले एक सप्ताह तक मैं प्रतिदिन एक बार टिंगटिंग का इलाज करने आऊंगा। चेन पिंगोन ने खुशी से कहा। टिंगटिंग की हालत में एक हफ्ते में काफी सुधार हो जाएगा। अध्याय 112 अरबों कमाना। श्याओ चेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इलाज के बाद श्री हुआ ने चेन पिंगोन के हाथों को कसकर पकड़ा और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा। यह उपचार कितना कारगर होगा, यह अभी तक अज्ञात है, लेकिन कम से कम रवैया तो उचित होना चाहिए। श्री हुओ इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। चेन पिंगन मुस्कुराई और जाने से पहले कुछ विनम्र शब्द कहे। श्री हुओ ने स्वयं चेन पिंगोन को बाहर तक पहुंचाया। चेन पिंगोन के लिए हुआओ टिंगटिंग का इलाज करना महज एक मामूली घटना थी। हालांकि हुआ परिवार के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। हुओ परिवार चेन पिंगोन का बहुत बड़ा ऋणी है। चेन पिंगोन का जीवन घटनाहीन रहा, हर दिन शांतिपूर्वक बीतता रहा। हालांकि पूरा हांगकांग दहशत की स्थिति में डूब गया। हांगकांग के शेयर बाजार को भारी झटका लगने के कारण वित्तीय बाजार पर हमला अब वास्तविकता तक फैल गया है। इस दौरान हांगकांग के अखबारों में रोजाना इमारतों से कूदकर आत्महत्या करने वाले लोगों की खबरें छपती रही हैं। इससे ही उस दौर में व्याप्त अराजकता की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
चेन पिंगोन ने खामोशी से अपनी संपत्ति जमा की, मानो सन्नाटे में बिजली कड़क रही हो। हांगकांग के त्रिशूल गिरोहों के बीच कई दिनों तक लड़ाई छिड़ गई, क्योंकि नंबर गैंग के भीतर आंतरिक कलह ने बाहरी दुश्मनों द्वारा हमले को जन्म दिया। कई गिरोहों ने मिलकर नंबर गैंग पर हमला किया। संख्या संबंधी सहायता समूह लगभग टिक नहीं पाया। बाद में चेन पिंगोन ने कार्रवाई की और प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के सभी नेताओं को खत्म कर दिया। इसी वजह से नंबर गैंग दोबारा जीवित हो सका। इस घटना के बाद नंबर गैंग के नेता चेन पिंगोन के प्रति और भी अधिक वफादार हो गए, क्योंकि उन्हें सचमुच ऐसा महसूस हुआ कि चेन पिंगोन की उपस्थिति उनके लिए एक सहारा बन गई थी। अंततः चेन पिंगोन की सुरक्षा कंपनी की स्थापना हो गई। क्योंकि यह कंपनी अच्छा वेतन और उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करती है, इसलिए इसने जल्दी ही कई योग्य सुरक्षा गार्डों की भर्ती कर ली। ये सब हुआ परिवार की मदद की बदौलत ही संभव हो पाया, अन्यथा इतने कम समय में सुरक्षा कंपनी की स्थापना करना असंभव होता। पैसा लोगों को खरीद सकता है। अगर रकम सही हो तो योग्य सुरक्षा गार्डों को काम पर रखना वास्तव में काफी आसान है। थोड़े ही समय में सुरक्षा कंपनी ने 500 से अधिक लोगों की भर्ती कर ली थी। सुरक्षा कंपनियां अब काफी बड़ी हो चुकी हैं। सुरक्षा कंपनी का आकार तो बढ़ गया है, लेकिन एक समस्या है। यानी इन सुरक्षा गार्डों में से किसी के पास भी फिलहाल उपयुक्त नौकरी नहीं है। बेशक सुरक्षा गार्डों की भर्ती हो जाने के बाद कंपनी उन्हें वेतन का भुगतान करेगी, लेकिन उन्हें हर समय अपने पास रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए हमें उनके लिए नौकरी ढूंढनी होगी। चेन पिंगोन ने बेशक पहले ही इस बारे में सोच लिया था। इसके अलावा चेन पिंगोन निस्संदेह बहुत भाग्यशाली थे। इस दौरान चेन पिंगोन ने कई अच्छी चीजें भी हासिल की, जिनमें से एक वेपर निर्माण तकनीक थी। चेन पिंगोन ने 100 नैनोमीटर वेफर्स से लेकर 7 नैनोमीटर वेफर्स तक वेपर निर्माण प्रौद्योगिकी का पूरा सेट हासिल कर लिया है। सभी प्रासंगिक विनिर्माण प्रौद्योगिकियां अब चेन पिंगोन के दिमाग में संग्रहित हैं। चेन पिंगोन के लिए यह वेपर निर्माण तकनीक कई वर्षों तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। हमारे पास वेफर्स के निर्माण की तकनीक तो है, लेकिन वेपर के रूप में निर्मित किए जाने वाले संबंधित हार्डवेयर उपकरण हमारे पास नहीं है। वेफर्स के निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण विदेशों से आयात और खरीदे जाने चाहिए। चेन पिंगोन ने हुओ परिवार के संपर्कों और अपने खुद के माध्यम से पहले ही विभिन्न संबंधित उपकरण खरीद लिए हैं। इसी बीच हांगकांग में एक वेपर निर्माण कंपनी की स्थापना शुरू हो चुकी है। हांगकांग किसी सेमीकंडक्टर कंपनी के लिए बहुत उपयुक्त जगह नहीं है, लेकिन अगर इसे चीन की मुख्य भूमि में रखा जाता तो यह और भी अनुचित होता। इसलिए तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो इसे हांगकांग में रखना बेहतर होता। इस सेमीकंडक्टर कंपनी का नाम रेथियोन इलेक्ट्रॉनिक्स है। चेन पिंगोन ने मूल रूप से कंपनी का नाम पांगू इलेक्ट्रॉनिक्स रखने की योजना बनाई थी। हालांकि गहन विचार विमर्श के बाद उन्होंने पांगू नाम त्याग दिया। पांगू नाम में ड्रैगन से संबंधित बहुत अधिक अर्थ निहित है, जो भविष्य के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए चेन पिंगोन ने अभी भी थोर नाम का इस्तेमाल किया। रेथियोन इलेक्ट्रॉनिक्स न केवल वेफर्स का निर्माण करती है, बल्कि संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी निर्माण करती है। भविष्य में चेन पिंगोन इस कंपनी में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करवाएगी। ऐसा करने से काफी हद तक परेशानी से बचा जा सकता है। बेशक चेन पिंगोन देश में अपनी खुद की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भी स्थापित करेंगे। इस तरह आप दो पैरों पर चल सकते हैं। स्थिति लगातार बदल रही है और शेयर बाजार में एक और उथल पुथल मची हुई है। हांगकांग के शेयर बाजार में मंदी के दौर में ही लुनगुओ ने एक निर्णायक कदम उठाया। चेन पिंगोन ने पहले ही तैयारियां कर ली थीं। उन्होंने समय से पहले ही अपनी रणनीतिक योजना पूरी कर ली थी। इसके अलावा उन्होंने बड़ी संख्या में तल मछली पकड़ने के अभियान पूरे किए। इसलिए जब जवाबी हमला हुआ तो चेन पिंगोन ने एक बार फिर खूब धन कमाया। हालांकि इस बार अमेरिकी समूह को लाभ से कहीं अधिक नुकसान हुआ। उन्होंने न केवल कोई पैसा नहीं कमाया, बल्कि वास्तव में उन्हें बहुत सारा पैसा गंवाना पड़ा। चेन पिंगोन ने गुप्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और खुद काफी पैसा कमाया।
बहुत कम लोगों को पता था कि चेन पिंगोन पैसा कमा रहे थे, जिनमें से एक HSBC के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी थे। आखिरकार चेन पिंगोन ने उनके बैंक के माध्यम से काम किया और बैंक से बड़ी मात्रा में वित्तपोषण भी प्राप्त किया। बैंक के सभी वरिष्ठ प्रबंधन ने चेन पिंगोन की हरकतों को देखा था। ये कहा जा सकता है कि चेन पिंगोन के कार्यों ने उन्हें सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। विश्वविद्यालय सेमेस्टर शुरू होने के करीब आते ही चेन पिंगोन ने आखिरकार अपने स्टॉक लेन देन को निपटा लिया। जब तक चेन पिंगोन ने वित्तपोषण चुकाया और शेयर बाजार से सारी नकदी निकाल ली, तब तक उसके पास मौजूद नकदी की मात्रा पहले से ही आश्चर्यजनक थी। जब चेन पिंगोन ने अपने खाते में संख्याओं की घनी श्रृंखला देखी, तो वह कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। जब वह पहली बार जियांगजियांग आया था, तब उसके पास केवल कुछ सिक्के थे। और अब चेन पिंगोन के पास 20 अरब युआन से अधिक की नकदी मौजूद है। इतनी बड़ी रकम को वापस मुख्य भूमि पर भेजना आसान नहीं है। बेशक चेन पिंगोन ऐसा नहीं करेगा। आखिरकार हांगकांग में अभी भी उन्हें बहुत सारा काम करना बाकी है। इसके अलावा विदेशी शेयर बाजारों में कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके बारे में चेन पिंगोन आशावादी है। चेन पिंगोन ने पहले ही योजना बना ली है, जिसमें से $5 अरब हांगकांग में विकास के लिए रखे जाएंगे। इसके अलावा $10 अरब अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों में निवेश किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 5 अरब की राशि उपयोग के लिए मुख्य भूमि पर वापस स्थानांतरित की जाएगी। इस तरह से धन का उपयोग करने से वे अधिक सुरक्षित हो सकते हैं। आखिरकार आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रख सकते। इसके अलावा यह विधि अपेक्षाकृत संचालन में आसान है। चेन पिंगोन ने HSBC के वरिष्ठ प्रबंधन से संपर्क किया, और वे स्वाभाविक रूप से चेन पिंगोन जैसे इतने बड़े ग्राहक के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार करेंगे। HSBC को चेन पिंगोन के अनुरोधों को पूरा करने में खुशी हुई। इसलिए HSBC के संचालन के तहत चेन पिंगोन की आवश्यकताओं के अनुसार 20 अरब की नकद राशि को शीघ्रता से संसाधित किया गया। 10 अरब हांगकांग डॉलर सुनने में बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन वास्तविकता में एक बार यह पैसा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश कर जाता है, तो यह नाटकीय रूप से कम हो जाता है। हालांकि राशि कम कर दी गई है, फिर भी यह 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जो चेन पिंगोन के निवेश के लिए पर्याप्त है। डार्लिंग, क्या तुम कुछ और दिन मेरे साथ नहीं रह सकती? एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में सू यूकिंग को चेन पिंगोन के जाने पर बेहद दुख हो रहा था। कोई और रास्ता नहीं है, विश्वविद्यालय शुरू होने वाला है। चिंता मत करो, मैं कुछ महीनों में अपनी छुट्टियों के दौरान तुमसे मिलने आऊंगी। चेन पिंगोन मुस्कुराए और सू यूकिंग के चेहरे को छुआ। अध्याय 113 पिता की पिटाई। आखिरकार घर वापस आ गया। घर जैसा कोई और स्थान नहीं है। चेन पिंगोन भावुक भावों के साथ लंबी दूरी के बस स्टेशन के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। इस युग में परिवहन वास्तव में असुविधाजनक है। चेन पिंगोन अमीर होने के बावजूद भी ऐसी पिछड़ी परिवहन व्यवस्था के सामने बेबस है। चेन पिंगोन ने विमान लिया और सबसे पहले प्रांतीय राजधानी के लिए रवाना हुए। आखिरकार हवाई अड्डे तो केवल प्रांतीय राजधानियों में ही होते हैं। फिर मैंने चांगहे शहर वापस जाने के लिए लंबी दूरी की बस ली। ये काफी थका देने वाली यात्रा थी। हम आखिरकार चांगहे शहर पहुंच गए हैं। चेन पिंग ने अपने माता पिता को अपने वापस आने के बारे में नहीं बताया था। उसने उन्हें सरप्राइज देने की योजना बनाई थी। लंबी दूरी के बस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद चेन पिंगोन ने एक टैक्सी को रोका। चेन पिंगोन जानता था कि उसके माता पिता इस समय इंटरनेट कैफे में होंगे, इसलिए उसने सीधे उन्हें उस इंटरनेट कैफे का पता दे दिया जहां उसके पिता काम करते थे। आधे घंटे बाद इंटरनेट कैफे हमारे ठीक सामने था। इंटरनेट कैफे के प्रवेश द्वार पर जमा भीड़ को देखकर चेन पिंगोन दंग रह गया। क्या इंटरनेट कैफे में कुछ हुआ? चेन पिंगोन ने 100 युआन का नोट नीचे फेंका, बाकी पैसे रख लो, कहा और कार से बाहर भाग गया। इंटरनेट कैफे के प्रवेश द्वार पर लोगों का एक समूह इकट्ठा हुआ। इस समूह में किशोरों से लेकर 20 वर्ष की आयु वर्ग के लोग शामिल थे। उसके बाल चमकीले रंगों के थे और वह भड़कीले कपड़े पहनता था। चेन पिंगोन के शब्दों में, वे बदमाशों और गुंडों का एक समूह थे।
चेन पिंगोन के पिता चेन गुओकिंग भी भीड़ में मौजूद थे। चेन गुओकिंग कुछ अस्त व्यस्त दिख रहे थे, उनके चेहरे पर कुछ लाल और सूजे हुए निशान थे और उनके चेहरे पर हाथ का निशान धुंधला सा दिखाई दे रहा था। चेन पिंगोन का गुस्सा पल भर में भड़क उठा। अत्यधिक क्रोध की इस स्थिति में भी चेन पिंगोन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। चेन पिंगोन जानता था कि परिस्थिति जितनी विकट होगी, उसे उतना ही कम आवेगपूर्ण तरीके से कार्य करना चाहिए। जब वह बोल रहा था, चेन पिंगोन पहले ही भीड़ में घुस चुका था। चेन पिंगोन ने अपने हाथों को हिलाते हुए भीड़ के बीच से ऐसे गुजरा जैसे कोई प्रेत हो। चेन पिंगोन की चपेट में आए लोग तुरंत जमीन पर गिर पड़े और हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। चेन पिंगोन ने निश्चित रूप से किसी की हत्या नहीं की, उसने केवल एक्यूप्रेशर तकनीकों का इस्तेमाल किया। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? चेन पिंगोन ने चेन गुओकिंग को उठने में मदद की और चिंता से पूछा। बेटे, क्या तुम वापस आ गए हो? पिताजी ठीक हैं, बस आप इस समय वापस क्यों आए हैं? चेन गुओकिंग ने कुछ असहजता से कहा। आखिरकार वह अपने बेटे के सामने अपने शर्मनाक पक्ष को उजागर नहीं करना चाहता था। सभी पिता एक ही तरह से सोचते हैं। पिताजी, आपको भी तंग किया गया था, मैं वापस कैसे नहीं आ सकता था? क्या हुआ? ये लोग यहाँ उपद्रव मचाने आए हैं। चेन पिंगोन ने जमीन पर पड़े लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। जमीन पर पड़े बदमाशों का समूह अब पूरी तरह से बेजान हो चुका था और बोलने तक में असमर्थ था। क्या आपके बेटे ठीक हैं? आपने उनके साथ क्या किया? चेन गुओकिंग ने चिंता से पूछा। उन्हें इन लोगों के जीवन या मृत्यु की चिंता नहीं थी, उन्हें इस बात की चिंता थी कि इस गंदगी के कारण उनके बेटे को कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ेगा। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैंने उन पर एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल किया है। ऐसी एक बात है जो मैंने आपको पहले नहीं बताई। दरअसल मैंने बचपन में एक उस्ताद से कुंग फू सीखा था। मेरे मालिक ने मुझे कुछ भी न कहने के लिए कहा था, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में पहले नहीं बताया। मैंने अभी उन पर एक्यूप्रेशर का प्रयोग किया है और वे फिलहाल सुन्न और कमजोर हैं। कुछ समय बाद वे ठीक हो जाएंगे। चेन पिंगान ने धीरे से समझाया। शाबाश बेटे, अब तुम कुंग फू के हुनर सीख गए हो। चेन गुओकिंग ने खुशी से अपने बेटे के कंधे पर धीरे से थपथपाते हुए कहा। उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि उनका बेटा कुंग फू सीख रहा था। चेन गुओकिंग ने आगे कहा, यह अच्छी बात है कि आपके पास कौशल है, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है कि आप इसका ज्यादा इस्तेमाल न करें। ये निश्चित रूप से अच्छी बात है कि मेरे बेटे को कुंग फू आता है, लेकिन मुझे डर है कि वह इसका इस्तेमाल उन चीजों को करने के लिए कर सकता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। हालांकि चेन गुओकिंग को अपने बेटे के व्यक्तित्व पर पूरा भरोसा है। उन्हें पता था कि उनका बेटा इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करेगा। पिताजी, चलिए इन लोगों को नजरअंदाज करते हैं। चलिए वापस इंटरनेट कैफे चलते हैं, आप मुझे बताएं कि क्या हो रहा है। क्या ये लोग यहाँ उपद्रव मचाने आए हैं? क्या आपने पुलिस को बुलाया? चेन गुओकिंग ने बेबसी से कहा, वे यहाँ परेशानी पैदा करने आए हैं, सटीक कहें तो वे यहाँ सुरक्षा के नाम पर पैसे वसूलने आए हैं। मुझे अभी हाल ही में पता चला कि इस गली का प्रबंधन ग्रीन बैम्बू गैंग करता है। ये लोग हर महीने हमारी दुकानों से रिश्वत लेने आते हैं। जब हमने दुकानें खोली थी, तब हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। बाद में ही उन्होंने रिश्वत लेने आना शुरू किया। दरअसल अगर वे कम कीमत लेते तो मैं भुगतान कर देता। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी ज्यादा भूख लगेगी। उन्होंने कहा कि हमारी दुकान का राजस्व और कारोबार अच्छा है और हमें हर महीने 10,000 युआन सुरक्षा शुल्क के रूप में देने होंगे। इतनी बड़ी रकम चुकाने से मैं बिल्कुल असहमत था। फिर वे हर कुछ दिनों में हमारे लिए परेशानी खड़ी करने लगे। मैंने पहुंचते ही पुलिस को फोन किया और पुलिस आ गई। पुलिस के आते ही वे भाग गए, लेकिन पुलिस के जाते ही वापस आ गए। वे हमारे इंटरनेट कैफे में तोड़फोड़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये लोग हमारे इंटरनेट कैफे में परेशानी खड़ी कर रहे हैं, तो हम अपना कारोबार कैसे जारी रख सकते हैं? अगर ऐसी नौबत आए तो हमें ये पैसा चुकाना ही पड़ेगा। चेन गुओकिंग ने ये कहते हुए भी थोड़ा दुखी महसूस किया।
हर महीने 10,000 युआन और साल में 120,000 युआन का भुगतान करना, भला किसे आर्थिक तंगी महसूस नहीं होगी। अगर पिताजी पैसे दे भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग हद से ज्यादा लालची हैं। अगर आप आज 10,000 रुपये देंगे तो कल वे आपसे 20,000 रुपये मांगने की हिम्मत करेंगे। ये सब कब खत्म होगा? चेन पिंगान ने धीमी आवाज में कहा। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम यूं ही कारोबार बंद नहीं कर सकते, है ना? उस समय हमारा इंटरनेट कैफे बहुत अच्छा चल रहा था, चेन गुओकिंग ने बेबसी भरे भाव से कहा। पिताजी, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इसे संभाल सकता हूँ, चेन पिंगोन ने कहा। बकवास मत करो। तुम विश्वविद्यालय जाने वाले हो। इस तरह की बातों में मत पड़ो। ज्यादा से ज्यादा हम व्यापार करना बंद कर देंगे। ये सुनकर चेन गुओकिंग ने उत्तेजित होकर कहा। आप जानते हैं, इंटरनेट कैफे खोलना सिर्फ पैसा कमाने का एक तरीका है, लेकिन आपके बेटे की सुरक्षा और उसका करियर सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा इंटरनेट कैफे के लिए कोई जोखिम उठाए। ग्रीन बैम्बू गैंग के ये लोग अच्छे नहीं हैं। अगर चेन पिंगोन उनसे लड़ेगा तो उसे निश्चित रूप से हार का सामना करना पड़ेगा। भले ही चेन पिंगोन मार्शल आर्ट में कुशल हो और उनसे निपट सके, लेकिन अगर वह उन्हें घायल या अपंग कर देता है तो भी उसे जेल जाना पड़ेगा और वह कानून तोड़ेगा। इसलिए चेन गुओकिंग ने चेन पिंगोन के ऐसा करने का पुरजोर विरोध किया। पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं? क्या मैं उनके खिलाफ जाऊंगा? क्या आपको अभी भी सीमेंट कारोबारी जू वानहाउ याद है? मैंने पहले भी उसके बेटे की जान बचाई थी, और मेरा उससे एक रिश्ता भी था। उनका कारोबार इतना बड़ा है और उनके संपर्कों का एक व्यापक नेटवर्क है। वे इस तरह के लोगों को जानते हैं। मैं तुरंत जू वानहाउ से संपर्क करूंगा और उनसे मेरे लिए सिफारिश करने को कहूंगा। 10,000 युआन बहुत ज्यादा है। इसे घटाकर कुछ 100 युआन प्रति माह कर देते हैं, बस एक सांकेतिक राशि के रूप में। चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह निश्चित रूप से चेन पिंगोन का असली इरादा नहीं था। ये लोग अपने ही पिताओं को पीटते हैं और फिर अपने ही इंटरनेट कैफे से प्रोटेक्शन मनी की मांग करते हैं। क्या ये लोग जीना भी चाहते हैं? चेन पिंगोन इन लोगों को कभी जाने नहीं देगा। हालांकि मेरे पिताजी को इस उद्देश्य को इतनी स्पष्टता से समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्याय 114 मैं इसे संभाल लूंगा। चेन पिंगोन की व्याख्या सुनकर चेन गुओकिंग ने तुरंत राहत की सांस ली। यह अच्छी बात है, यह अच्छी बात है। अगर आप इससे बच सकते हैं तो बेहतर यही है कि आप ज्यादा हंगामा न करें। इंटरनेट कैफे अभी भी काफी लाभदायक हैं, जब तक वे कोई परेशानी पैदा नहीं करते, सब ठीक रहेगा। चेन गुओकिंग ने तुरंत अपनी बात रखी। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगा। लेकिन आपको मुझे ये भी बताना होगा कि पिछले कुछ दिनों में वास्तव में क्या हुआ, स्थिति क्या है। चेन पिंगोन ने धीरे से कहा। और क्या कहा जा सकता है? बात तो यही है ना? चेन गुओकिंग हकलाते हुए बोला। पिताजी, अगर आप खुद नहीं बताएंगे तो मैं इंटरनेट कैफे के मैनेजर से पूछ लूंगा। खैर, वे मुझे बता ही देंगे, चेन पिंगोन ने गंभीरता से कहा। ठीक है, मैं तुमसे बात करने जा रहा हूं। चेन गुओकिंग ने बेबसी से कहा। इसके बाद उन्होंने मामले की विस्तृत जानकारी दी। चेन पिंगोन शांति से सुन रहा था, लेकिन उसके दिल में उमड़ता गुस्सा बेकाबू हो चुका था। ग्रीन बैम्बू गैंग के सदस्यों को बेहद चालाक कहा जा सकता है। वे सुरक्षा राशि वसूलने आए थे। उनका असली मकसद चेन गुओकिंग को मजबूर करना और उससे सुरक्षा राशि मनवाकर सौंपने के लिए प्रेरित करना था। इसलिए वे तोड़फोड़, लूटपाट या बर्बरता जैसी कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो उनके अपने नियम हैं और वे ज्यादा हंगामा नहीं करेंगे। 1998 की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि अब से 20 साल बाद भी, जब तक वे ज्यादा हंगामा नहीं करते, बहुत कम लोग ही वास्तव में उनकी परवाह करेंगे। अधिक से अधिक, ये केवल प्रशासनिक हिरासत का मामला होगा। लेकिन क्या इन लोगों के लिए प्रशासनिक हिरासत कारगर है? नहीं। वे आपको 3 से 5 दिनों के लिए कैद कर लेंगे, फिर जब वे बाहर आएंगे तो वे वापस आकर आपको और भी बुरी तरह प्रताड़ित करेंगे।
आम लोग इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ग्रीन बैम्बू गैंग इसी तरह काम करता है। उन्होंने इंटरनेट कैफे में हिंसा का प्रयोग नहीं किया। हालांकि एक बार जब वे इंटरनेट कैफे में प्रवेश कर जाते हैं, तो वे वहां इंटरनेट का उपयोग कर रहे ग्राहकों को भगा देते हैं। या शायद लोगों का एक समूह इंटरनेट कैफे में आता है और जानबूझकर धूम्रपान करता है और जोर जोर से चिल्लाता है। ये समूह दिखने में ही काफी खौफनाक है और उनका रवैया इतना अहंकारी है कि आम लोग उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब वे आसपास होते हैं तो इंटरनेट कैफे लगभग खाली हो जाता है। लेकिन वे खुद इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, वे बस किनारे से देखते रहते हैं। अगर आप पुलिस को बुलाएंगे तो वे चले जाएंगे। पुलिस के आने पर वे उनके साथ चले जाएंगे। संक्षेप में कहें तो वे बस आपके साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। चेन गुओकिंग ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चेन गुओकिंग अब तक खुद को संयमित रखे हुए था, लेकिन अब वह और अधिक समय तक खुद को रोक नहीं सका और उनसे बहस करने लगा। फिर उन लोगों ने उसे कई बार थप्पड़ मारे। थप्पड़ उतने जोरदार नहीं थे और किसी को चोट भी नहीं आई, लेकिन वे बेहद अपमानजनक थे। पिताजी, मेरे साथ बाहर आइए और मुझे दिखाइए कि ये सब किसने किया। यदि आप केवल उन कुछ लोगों को ही पहचानते हैं, तो मैं केवल उन्हीं कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अगर आप उनकी पहचान नहीं बताते हैं, तो मैं उन सभी को अपने साथ ले जाऊंगा, चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा। बेटे की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने मेरे चेहरे पर बस कुछ बार मारा, ये गंभीर नहीं था। अब दर्द नहीं होता। बस आराम करो और कोई परेशानी मत खड़ी करो, चेन गुओकिंग ने तुरंत सलाह दी। उन्हें अब भी इस बात की चिंता सता रही थी कि कहीं उनके बेटे को कुछ हो न जाए। ठीक है, अगर आप उनकी पहचान बताने को तैयार नहीं हैं, तो मैं खुद ही बता दूंगा। चेन पिंगोन और अधिक शब्दों को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उन सभी से एक साथ निपटने का फैसला किया। उनके साथ समान व्यवहार करना ही उचित होगा। नहीं, कृपया, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इस स्थिति को देखकर चेन गुओकिंग को एहसास हुआ कि यह अस्वीकार्य है। वह केवल भीड़ के आगे जाकर कुछ सुनहरे बालों वाले पुरुषों की ओर इशारा कर सका। उन्होंने अपना कदम उठाया। कुल मिलाकर 3 गोरे लड़के थे। चेन गुओकिंग की पिटाई उन्हीं तीनों ने की थी। चेन पिंगोन चलकर पास आए और बिना कुछ कहे उन तीनों सुनहरे बालों वाले आदमियों को कुछ बार थपथपाया। इस बार चेन पिंगोन ने एक्यूप्रेशर तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बोन मेल्टिंग पाम तकनीक का इस्तेमाल किया। हड्डी पिघलाने वाली हथेली की तकनीक से जल्दी या धीरे धीरे मौत हो सकती है। इस बार चेन पिंगोन ने धीमी गति से मारने की विधि अपनाई। इन तीनों सुनहरे बालों वाले पुरुषों पर चेन पिंगोन के अस्थि पिघला देने वाले हाथ का प्रहार हो चुका है। फिलहाल उनमें कोई लक्षण नहीं है और उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। हालांकि बोन मेल्टिंग पाम 1 सप्ताह बाद अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। 1 हफ्ते बाद, उनकी हड्डियां और मांसपेशियां कपास के कारखाने में होने वाली भीषण गर्मी से पिघल जाएंगी, जो हड्डियों को पिघला देने वाली होती है। हालांकि यह टीवी ड्रामा की तरह इतना अतिरंजित नहीं होगा, जहां उनके शरीर के सभी अंग पूरी तरह से खून में घुल जाते हैं। लेकिन उनकी मृत्यु बहुत ही दुखद होगी। इसके अलावा, उनकी दुर्घटना 1 हफ्ते बाद हुई थी, तो इसका चेन पिंगोन से क्या लेना देना है? हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून के शासन द्वारा संचालित है, जहां साक्ष्य और कानून अनिवार्य है। यदि कोई सबूत नहीं है तो इस मामले का चेन पिंगोन से कोई लेना देना नहीं है। आंतरिक मार्शल आर्ट के उस्ताद वास्तव में आधुनिक समाज में काफी डरावने होते हैं, क्योंकि जब उन जैसे शातिर अपराधी हत्या करते हैं तो सबूत ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अगर कुछ लोग यह अटकलें भी लगाते हैं कि उनकी हत्या चेन पिंगोन ने की थी, तो क्या हुआ? सबूतों के बिना आप चेन पिंगोन को दोषी नहीं ठहरा सकते। चेन पिंगोन को फंसाने की कोशिश, बेशक यह बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चेन पिंगोन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चेन पिंगोन परेशानी पैदा नहीं करता क्योंकि वह दयालु है। लेकिन अगर कोई उसे मूर्ख समझता है, तो वह व्यक्ति बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। तभी पुलिस स्टेशन से एक पुलिस कार वहां पहुंची। आखिरकार, ये घटना काफी गंभीर थी और किसी ने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया था।
कई पुलिस अधिकारी कार से बाहर निकले और तेजी से चलकर वहां पहुंचे। क्या हुआ? अभी अभी पुलिस को किसने बुलाया? पुलिस को मैंने ही बुलाया था, चेंग गुओकिंग आगे बढ़ी। बेशक, पुलिस को फोन उसी ने किया था। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी चेंग गुओकिंग को जानते थे, क्योंकि इस दौरान वे अक्सर एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। ये वही पुरानी कहानी है, वे फिर से मुसीबत खड़ी करने आए हैं। अधिकारियों, देखिए, उन्होंने मुझे भी मारा है। उन्होंने मेरे चेहरे पर मारा है। वे मुझे पहले भी हरा चुके हैं और अभी अभी मुझे बहुत दर्द हुआ। मेरा बेटा अभी अभी वापस आया और उसने मुझे पीटते हुए देखा। मेरा बेटा बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास करता आ रहा है और उसमें अच्छे कौशल हैं, इसलिए उसने उन्हें काबू कर लिया। मुझे लगता है कि इसे मेरे बेटे की वैध आत्मरक्षा माना जाना चाहिए। चेन गुओकिंग ने इस बात को असाधारण स्पष्टता के साथ व्यक्त किया। चेन पिंगोन ने आश्चर्य से अपने पिता की ओर देखा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरे पिताजी के पास ये तरकीब होगी। युवक, तुम में भी हुनर है। तुम्हारा कौशल काफी अच्छा है। मुख्य कांस्टेबल ने आश्चर्य से चेन पिंगोन की ओर देखा। आखिरकार, चेन पिंगोन लड़ाई में बहुत अच्छा नहीं दिखता था, लेकिन जमीनी हालात झूठ नहीं बोलते थे। अब सभी उपद्रवी जमीन पर पड़े हुए थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन बदमाशों को कोई चोट नहीं आई थी। इनके साथ क्या हो रहा है? पुलिस ने जमीन पर पड़े बदमाशों की ओर इशारा करते हुए पूछा। उन्हें चोट तो नहीं आई, लेकिन मैंने उनके संवेदनशील बिंदुओं पर प्रहार किया। एक्यूपॉइंट्स को दबाने से उनके रक्त और ऊर्जा का संचार अस्थायी रूप से बाधित हो जाएगा, जिससे उन्हें स्वतंत्र रूप से चलने फिरने में कठिनाई होगी। बस उन्हें थोड़ी देर और जमीन पर लेटे रहने दें। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमें इस तथ्य से कैसे निपटना चाहिए कि वे हर दिन हमारे इंटरनेट कैफे में आते हैं और परेशानी पैदा करते हैं। उनके व्यवहार से हमारे इंटरनेट कैफे का कामकाज पहले ही प्रभावित हो चुका है। क्या आप इसे यूं ही अनदेखा कर देंगे? चेन पिंगोन ने शांत भाव से पूछा। चेन पिंगोन का सवाल सुनते ही वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों के चेहरे तुरंत गंभीर हो गए। अध्याय 115 वास्तविकता की बेबसी। युवक, तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। हम ही क्यों जा रहे हैं? अगर हमें मदद नहीं करनी होती तो क्या हम आते? मामलों को संभालते समय हमें सबूतों के बारे में भी विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा, आपका मामला एक दीवानी विवाद है। हम कानून के अनुसार ही कानून लागू करते हैं, न कि अपनी मर्जी से। मुख्य कांस्टेबल ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। ठीक है, तो फिर आप क्या करने का सुझाव देते हैं? चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए शांत भाव से कहा। दरअसल, चेन पिंगोन को पता था कि पुलिस अधिकारी ने जो कहा वह सच था। इन छोटी मोटी घटनाओं से निपटना वास्तव में सबसे मुश्किल होता है। अगर यह वास्तव में केवल लूटपाट और तोड़फोड़ का मामला है, तो इससे निपटना वास्तव में आसान है। बड़े मामलों को संभालना आसान होता है, लेकिन छोटे मामले बहुत परेशानी भरे होते हैं। ये सभी उपद्रवी अनुभवी खिलाड़ी हैं, वे जानते हैं कि उचित संतुलन कैसे बनाए रखना है। वे इस मामले को लेकर कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनाएंगे, लेकिन इससे आपका व्यवसाय चलाना असंभव हो जाएगा। अमेरिका में मुफ्त खरीदारी का क्या मतलब है? दूसरे शब्दों में कहें तो, लोगों का एक ऐसा समूह है जिसने कानून को लागू करने की कला में महारत हासिल कर ली है। यहां तक कि जब वे मुफ्त खरीदारी कर रहे थे, तब भी वे इसे कानूनी रूप से अनुमत राशि के भीतर ही रखते थे और कभी भी उस राशि से अधिक नहीं करते थे। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के लिए भी मुफ्त खरीदारी संभव नहीं है। आम लोगों की तो बात ही छोड़िए। चिंता मत करो, हम इसे जल्द से जल्द सुलझा लेंगे, पुलिस अधिकारी ने ये कहा, फिर बयान दर्ज किया और जमीन पर मौजूद सभी बदमाशों को वहां से ले जाया गया। इसके अलावा, इन बदमाशों को किसी भी तरह की परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए, वरना इसका सारा दोष चेन पिंगोन पर आ जाएगा। जाने से पहले पुलिस अधिकारियों ने चेन पिंगोन को चेतावनी भी दी। उन्होंने चेन पिंगोन को चेतावनी दी कि अगली बार कार्रवाई करते समय सावधान रहें, क्योंकि वैध आत्मरक्षा की सीमाओं को पार करना भी एक अपराध होगा। अगली बार की तो बात ही छोड़िए, अगर ये गुंडे बाद में अस्पताल में जांच के लिए जाते हैं और उन्हें कोई गंभीर चोट लगती है,
तो भी चेन पिंगोन को कानूनी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। ये पूरी तरह से धोखा जैसा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि यह कानून द्वारा निर्धारित है। उन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पुलिस अधिकारियों को जाते हुए देखकर चेन गुओकिंग ने बेबसी से आह भरी। चेन पिंगोन ने भी बेबसी भरी मुस्कान दिखाई। ऐसा नहीं है कि पुलिस खराब है, बल्कि बात यह है कि कई ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। इस क्षण चेन पिंगोन को अंततः ग्रीन बैम्बू गैंग के भाग्य का एहसास हुआ। जब चेन पिंगोन ने पहली बार ग्रीन बैम्बू गैंग नाम सुना तो उसे लगा कि यह नाम बहुत जाना पहचाना सा है, लेकिन वह ठीक से याद नहीं कर पा रहा था कि यह किसका नाम है। लेकिन अब चेन पिंगोन को आखिरकार याद आ गया कि ग्रीन बैम्बू गैंग क्या था। ग्रीन बैम्बू गैंग सिर्फ बदमाशों का एक छोटा मोटा गिरोह नहीं है, यह एक शक्तिशाली आपराधिक गिरोह था। सुरक्षा के नाम पर पैसे वसूलना उनके गिरोह का सबसे छोटा और गौण धंधा है। इस गिरोह के कई अन्य लाभदायक व्यवसाय भी थे, वे मानव तस्करी और हेरोइन तस्करी में भी शामिल थे। चेन पिंगोन को समूह के संसाधनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, उसे इसके बारे में बाद में खबरों से ही पता चला। संगठित अपराध पर की गई कार्रवाई से इस गिरोह का सफाया होने में शायद 5 या 6 साल और लग जाएंगे। सभी मुख्य नेताओं को मौत की सजा सुनाई गई, 1 दर्जन से अधिक प्रमुख सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 30 से अधिक प्रमुख सदस्यों को 20 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि इस खबर ने फिर भी काफी हलचल मचा दी। हालांकि ये कई साल बाद की बात थी, और उस समय ग्रीन बैम्बू गैंग के पास शायद इतनी शक्ति नहीं थी। फिर भी ग्रीन बैम्बू गैंग को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि उनके जैसे सत्ताधारी लोगों के हर स्तर पर संपर्क होते हैं। अपने पिछले जीवन में चेन पिंगोन के माता पिता इंटरनेट कैफे नहीं चलाते थे, इसलिए उनका कभी भी ऐसे किसी गिरोह से संपर्क नहीं हुआ था। चेन पिंगोन के माता पिता ने एक इंटरनेट कैफे खोला था, इसलिए वे इन लोगों के निशाने पर आए। बेटे, अगर बात नहीं बनी तो भूल जाओ, हम बस पैसे चुका देंगे। आगे की परेशानी से बचने के लिए इसे दिवालियापन समझ लो, चेन गुओकिंग ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। वह वाकई थोड़े से पैसों के लिए अपने पूरे परिवार की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। इस मामले में चेन गुओकिंग काफी तर्कसंगत है। मुख्य रूप से, मुझे डर लग रहा था। क्या आप वहां हैं? पिताजी, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। मैं आपको 2 दिन में निश्चित उत्तर दे दूंगा। अगर वाकई बात नहीं बनी तो हम भुगतान कर देंगे, चेन पिंगोन ने कहा। लेकिन असल में ये चेन पिंगोन की योजना नहीं थी। इस बार चेन पिंगोन का इरादा लोगों को एक विपत्ति से मुक्ति दिलाना और अपने गृहनगर के लिए एक अच्छा काम करना है। चेन पिंगोन के मन में एक और विचार आया। उसे अपने गृहनगर में कुछ बनकर दिखाना होगा, अन्यथा उसके माता पिता की सुरक्षा की गारंटी देना असंभव हो जाएगा। आम लोगों को परवाह नहीं होती, लेकिन अगर माता पिता उद्यमी हैं, तो ये बिल्कुल अलग कहानी है। अगर पुलिस अधिकारियों को अब पता चल जाए कि चेन पिंगोन 5 अरब युआन लेकर लौट आए हैं। हालांकि चेन पिंगोन के माता पिता को स्थानीय गुंडों ने परेशान किया। इससे पता चलता है कि ये विभाग मामलों को कितने अलग अलग तरीके से संभालते हैं। चेन पिंगोन को इसके पीछे के कारणों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट जानकारी थी। हालांकि हमें अभी भी यह विचार करना होगा कि इसे कैसे किया जाए। चलो पहले घर चलते हैं। हम इंटरनेट कैफे में अपना सामान मैनेजरों के भरोसे छोड़ सकते हैं, चेन गुओकिंग ने कहा। चेन पिंगोन तुरंत सहमत हो गई। चेन गुओकिंग के पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटर था और चेन पिंगोन उसके पीछे बैठा था। पिता और पुत्र इसी तरह घर वापस आए। मेरी माँ को खबर मिल चुकी थी और वह बहुत पहले ही घर जा चुकी थी। माँ यू शियुयंग भी एक इंटरनेट कैफे चलाती थी, लेकिन वह ग्रीन बैम्बू गैंग के प्रभाव क्षेत्र से बाहर था। अभी तक हमें इन बदमाशों द्वारा परेशान नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में मुझे लगता है कि बदमाश सुरक्षा के नाम पर पैसे वसूलने आएंगे। इस युग में ऐसी चीजें लगभग अपरिहार्य हैं। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ यू शियुयंग पहले से ही रसोई में व्यस्त थी। अपने बेटे को वापस देखकर यू शियुयंग बेहद खुश हुई। अरे बदमाश, तुम 1 महीने से ज्यादा समय से गायब थे।
क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम बड़े हो गए हो? यू शियुयंग ने रसोई से आधा शरीर बाहर निकाला और चेन पिंगोन से नाखुशी से कहा, माँ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या तोहफा खरीदा है। चेन पिंग हंसा और अपनी जेब से सोने के कंगन की एक जोड़ी निकाली। चेन पिंगोन जैसे कद के व्यक्ति को सोने का कंगन देना थोड़ा भद्दा और सस्ता लगेगा। हालांकि चेन पिंगोन जानता था कि अगर वह सचमुच अपनी मां के लिए कई मिलियन मूल्य के जेड कंगन खरीदता है, तो हो सकता है कि उसकी मां को वे पसंद न आए। आखिरकार, हालांकि जेड के कंगन महंगे होते हैं, वे आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और उन्हें एक मां की कलाई पर पहनने से उसे बंधनों का एहसास होगा। लेकिन सोने के कंगन अलग होते हैं। सोने के कंगन टूटते नहीं हैं, इसलिए आप उन्हें अपनी इच्छानुसार पहन सकते हैं। इसके अलावा, उनके जैसे परिवार के लिए सोने का कंगन पहनना बिल्कुल उपयुक्त है। माँ, ये मैंने आपके लिए उपहार तैयार किया है। देखिए, आपको पसंद आता है या नहीं। चेन पिंगोन मुस्कुराते हुए पास आया और अपनी माँ की कलाई पर सोने के दोनों कंगन पहना दिए। एक हाथ बिल्कुल सही है, एक हाथ बिल्कुल सही है। अरे बदमाश, कम से कम तुम्हारे पास तो विवेक है। अपनी कलाई पर सोने का कंगन देखकर यू शियुइंग का चेहरा तुरंत मुस्कान से खिल उठा। अध्याय 116 हरा बांस गिरोह दस्तक देता है। परिवार ने एक साथ भोजन का आनंद लिया और चेन पिंगोन की हालत के बारे में पूछताछ की। चेन पिंगान ने संक्षिप्त परिचय दिया। बेशक, उसने झूठ बोला, उसने कहा कि वह यात्रा पर गया था। उसने इसे इतने विश्वसनीय ढंग से पेश किया, लेकिन वास्तविकता में चेन पिंगोन छुट्टी पर नहीं जा रहा था, वह एक व्यवसाय शुरू करने के लिए जा रहा था। इसके अलावा, उन्होंने उस महीने का उपयोग 20 अरब की कुल संपत्ति अर्जित करने के लिए किया। हालांकि, इसके बारे में अपने माता पिता को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करने से वे केवल चिंतित होंगे। वैसे, यह आपका विश्वविद्यालय प्रवेश पत्र है। इसे संभाल कर रखें। विश्वविद्यालय शुरू होने का समय नजदीक आ रहा है, इसलिए कृपया तारीखों पर नजर रखें और इसे चूकें नहीं। खाना खत्म करने के बाद, चेन गुओकिंग ने चेन पिंगोन को विश्वविद्यालय में प्रवेश का पत्र सौंप दिया। चेन पिंगोन को अपना विश्वविद्यालय प्रवेश पत्र पाकर बेहद खुशी हुई। जब मैंने इसे खोला तो देखा कि यह शंघाई विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग का प्रवेश पत्र था। चेन पिंगोन ने उस पर एक नजर डाली और फिर प्रवेश सूचना को एक तरफ रख दिया। उसके चेहरे पर ज्यादा हैरानी के भाव नहीं थे। बेशक, विश्वविद्यालय में दाखिला मिल पाना, खासकर इतने अच्छे विश्वविद्यालय में, अभी भी खुशी की बात है। परिवार के लोग जब खूब मजे कर रहे थे, तभी अचानक सामने के दरवाजे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। कोई दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा है। माता पिता तुरंत चौंक गए। माँ और पिताजी, आप दोनों पहले पीछे हट जाए, मैं दरवाजा खोल कर आता हूँ, चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा। क्या हमें पहले पुलिस को बुलाना चाहिए? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, चेन गुओकिंग ने जल्दी से कहा। चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वे बिल्कुल सही समय पर आए हैं। क्या आपको पता है कि कौन आ रहा है? चेन गुओकिंग ने आश्चर्य से पूछा। क्या इसमें कोई संदेह की बात भी है? ये जरूर ग्रीन बैम्बू गैंग के लोग ही होंगे जो हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं, चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा। अगर यह उनका ही कोई आदमी है तो ये बहुत बुरा है। दरवाजा मत खोलो, चेन गुओकिंग ने घबरा कर कहा। पिताजी, अगर हम दरवाजा नहीं खोलेंगे तो कोई फायदा नहीं। क्या हमारा दरवाजा सच में उन्हें रोक पाएगा? चेन पिंगोन ने सिर हिलाते हुए कहा। उनका घर एक पुराना घर है, और सामने का दरवाजा एक साधारण लकड़ी का दरवाजा है, सुरक्षा दरवाजा नहीं। दरअसल, अगर दरवाजे पर खड़े लोग कुछ और बार लात मारते, तो उनका दरवाजा निश्चित रूप से टूटकर खुल जाता। मैं ताला तोड़ने से बचने के लिए दरवाजा खोल दूंगा। चेन पिंगोन के बोलते ही उसने खुद दरवाजा खोल दिया था। एक व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा था, अपना पैर इस तरह उठा रहा था मानो दरवाजे पर जोर से लात मारने वाला हो। उसने अपने पैर तभी नीचे रखे जब उसने दरवाजा खुलते देखा। चेन पिंगोन ने दूसरे व्यक्ति पर एक नजर डाली और उसे पहले ही याद कर लिया था। हमें बाद में इस आदमी से ठीक से निपटना होगा। बुरा नहीं है, ये नन्हा सा जीव तो खुद आकर दरवाजा खोलना भी जानता है।
उस आदमी ने अपना पैर जमीन पर टिका दिया और व्यंग्यात्मक भाव से कहा। उसके आसपास मौजूद सभी लोग जोर से हंस पड़े। चेन पिंगोन ने उस व्यक्ति के उपहास को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बस भीड़ की ओर देखकर पूछा, क्या आप ग्रीन बैम्बू गैंग के सदस्य हैं? इसका नेता कौन है? चेन पिंगोन के शांत स्वभाव को देखकर वे लोग उनके प्रति नए सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। भीड़ में से एक और व्यक्ति आगे आया और बोला, मैं उनका नेता हूं, हरे बांस गिरोह के 8 महान वज्रों में से एक। आप मुझे द्वितीय गुरु झांग कह सकते हैं। मास्टर झांग चेन पिंगोन के सामने खड़े हुए और शांत भाव से बोले। चेन पिंगोन ने मास्टर झांग की ओर एक नजर डाली, उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। मेरे सामने मुझे सेकंड मास्टर कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बाद में पोता कहलवाऊंगा। चेन पिंगोन ने मन ही मन सोचा, मुझे आश्चर्य है कि मास्टर झांग के पास हमारे लिए क्या सलाह है। चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा, मुझे लगता है कि आप काफी बुद्धिमान हैं। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हम आपसे मिलने क्यों आए हैं। हमारे ग्रीन बैम्बू गैंग की भी सीमाएं हैं। आप नहीं चाहेंगे कि एक इंटरनेट कैफे की वजह से आपका परिवार बर्बाद हो जाए, है ना? युवक, अपने माता पिता को समझाओ कि वे हम भाइयों को ऐसे तरीके अपनाने के लिए मजबूर न करें। अगर हमने सचमुच ऐसा किया तो तुम्हारा परिवार इसे संभाल नहीं पाएगा। मास्टर झांग ने धीमी गति से बात की, उनका लहजा बेहद अहंकारी था। ठीक है, मैं आपके बॉस से मिलना चाहूंगा। मुझे उनसे कुछ बात करनी है, चेन पिंगोन ने कहा। तुम खुद को समझते कौन हो जो हमारे बॉस से मिलना चाहते हो? क्या तुम मौत को बुला रहे हो? उसके बगल में खड़े बदमाश ने धमकी भरे लहजे में बात की। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक उसका पूरा शरीर हवा में उड़ गया। चेन पिंगोन ने उसे लात मारी, जिससे वह हवा में उड़ गया। उसके पीछे चल रहे 2-3 लोग भी धक्के खाकर दूर जा गिरे। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मास्टर झांग और अन्य लोगों को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। क्या तुम मरना चाहते हो? भाइयों, चलो उन्हें पकड़ते हैं, झांग एरी ने क्रूरता से कहा। लेकिन इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, चेन पिंगोन ने पहले ही पहल कर दी थी। चेन पिंगोन ने आगे बढ़कर उन सभी को एक एक करके लात मारकर दूर फेंक दिया। उनके पास चेन पिंगोन का विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। मुख्य द्वार के बाहर गलियारे में लात घूंसे मारे गए गुंडों के शव बिखरे पड़े थे। घटनास्थल पर अब केवल मास्टर झांग और चेन पिंगोन ही खड़े थे। मास्टर झांग स्तब्ध रह गए, उनके पैर हल्के से कांपने लगे। मास्टर झांग ने पहले भी क्रूर लोगों को देखा था, लेकिन उन्होंने कभी किसी को इतना क्रूर नहीं देखा था। उसने अकेले ही उनमें से 7 या 8 लोगों का सामना किया, बिना उंगली उठाए, उसने बस अपने पैरों से उन सभी को जमीन पर गिरा दिया। यह पहली बार था जब उनका सामना ऐसे किसी गुरु से हुआ था। क्या अब आप ठीक से बोल सकते हैं, श्रीमान झांग? क्या मैं आपके बॉस से मिल सकता हूं? चेन पिंगोन मास्टर झांग के सामने खड़ी हो गई और ठंडे स्वर में बोली, कोई बात नहीं, मैं आपको हमारे बॉस से मिलवाने ले चलता हूं, मास्टर झांग ने तुरंत कहा। वह चाहे कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, मूर्ख नहीं है। वह जानता था कि अगर उसने मना कर दिया, तो शायद उसे ही अगला उम्मीदवार माना जाएगा जिसे बाहर निकाल दिया जाएगा। माँ और पिताजी, घर पर मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। चेन पिंगोन ने घर पर अपने माता पिता से कहा। इसके बाद चेन पिंगोन ने दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। इन सभी कचरे को यहाँ से हटाओ और इन्हें मेरे घर के सामने पड़े रहने से रोको। चेन पिंगोन ने मास्टर झांग से ठंडे लहजे में कहा। मास्टर झांग ने तुरंत अपने आदमियों को जमीन से उठने में मदद की। चेन पिंगोन ने निश्चित रूप से अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं किया, इसलिए उन्हें केवल लात लगी और दर्द महसूस हुआ, लेकिन वे घायल नहीं हुए। चूंकि यह मामला उसके घर के बिल्कुल पास है, इसलिए चेन पिंगोन यहां अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं करेगा। बाद में आगे बढ़ने का एक और मौका जरूर मिलेगा। समूह ने भय से चेन पिंगोन की ओर देखा, फिर एक दूसरे को सहारा देकर वहां से चले गए। चेन पिंगोन उनके साथ चली गई। आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर 2 वाहन खड़े थे, एक सेडान और एक सफेद वैन।
सेडान कार मास्टर झांग की निजी गाड़ी थी, जबकि सफेद वैन उनके अधीनस्थों के लिए थी। चेन पिंगोन स्वाभाविक रूप से मास्टर झांग की कार में बैठ गई। युवक, तुम हमें बॉस क्यों कह रहे हो? मास्टर झांग ने संकोच से पूछा। मुझे आपके बॉस के साथ एक बड़े व्यापारिक सौदे पर चर्चा करनी है। ये सौदा इतना बड़ा है कि आप अकेले फैसला नहीं ले सकते। जब हम आपके बॉस से मिलेंगे तो इस बारे में ठीक से बात करेंगे, चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा। ठीक है, मैं तुम्हें हमारे बॉस से मिलवाने ले चलता हूं। मास्टर झांग ने सिर हिलाया और दृढ़ता से कार स्टार्ट कर दी। अध्याय 117, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम उस विला तक पहुंच गए हैं, वह मेरे बॉस का घर है। मास्टर झांग ने सबसे पहले बात की। अपने सामने मौजूद आलीशान विला को देखकर चेन पिंगोन का गुस्सा और भी बढ़ गया। एक आम आदमी को घर खरीदने के लिए जीवन भर का प्रयास करना पड़ता है। हालांकि ग्रीन बैम्बू गैंग के सरगना जैसे खलनायक आसानी से ऐसे आलीशान विला में रह सकते हैं। इतना आलीशान विला आम आदमी अपने पूरे जीवन में भी नहीं खरीद सकता। कार विला के सामने पार्किंग स्थल पर रुक गई। उनके पीछे चल रही सफेद वैन भी रुक गई। तभी विला का गेट खुला और बदमाशों का एक समूह बाहर आया और कार को घेर लिया। इन बदमाशों की कुछ खास विशेषताएं हैं, एक नजर में ही पता चल जाता है कि ये बदमाशों का गिरोह है। यह तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि इन लोगों का स्तर बहुत ही निम्न है। उन्हें गुंडा कहना उनकी स्थिति का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। असल में वे सिर्फ कुछ गली के गुंडे और बदमाश थे। अगर आप हमारे बॉस से मिलना चाहते हैं तो हमारे साथ आइए। हमारे बॉस पहले से ही आपका इंतजार कर रहे हैं। एक हटे कट्टे आदमी ने शहर का द्वार खोला और चेन पिंगोन से शांत भाव से बात की। चेन पिंगोन ने सिर हिलाया और जल्दी से कार से बाहर निकलकर उनके पीछे विला में चली गई। चेन पिंगोन में अपने आसपास के वातावरण को समझने की असाधारण क्षमता है। वह महसूस कर सकता है कि काफी लोग पहले ही आ चुके हैं। केवल कुछ ही लोग चेन पिंग्यांग के सामने प्रकट हुए, दूसरा समूह अंधेरे में छिपा रहा। स्पष्टतः उनका नेता मृत्यु से बेहद भयभीत था, या यूं कहें कि वह बेहद सतर्क था। ये जानते हुए कि कोई उन्हें परेशानी में डालने वाला है, आपने पहले से ही व्यवस्था कर ली थी। उन्होंने इसे कैसे व्यवस्थित किया, ये काफी सरल था। हालांकि मास्टर झांग चेन पिंगोन के साथ रहते हुए फोन कॉल नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके अधीनस्थों को इसकी अनुमति थी। वे शायद पहले से ही इसके बारे में जानते थे और यह भी कि चेन पिंगोन उन्हें ढूंढने आएगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। विला का हॉल लोगों के एक और समूह से खचाखच भरा हुआ था, जिनमें से सभी चेन पिंगोन को घूर रहे थे। अगर कोई आम इंसान घटनास्थल पर होता तो शायद वह भयभीत हो जाता। घटनास्थल पर केवल 3 लोग बैठे थे। इन 3 लोगों में 2 वयस्क और एक बच्चा शामिल है। 2 अधेड़ उम्र के लोग और एक युवक। लाल बियर पीते और सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत करते समय दोनों अधेड़ उम्र के पुरुषों के चेहरे पर शांत भाव थे। उस युवक ने चेन पिंगोन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। चेन पिंगोन इन तीनों लोगों में से किसी को भी नहीं पहचानती थी। अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति ने अपना शराब का गिलास नीचे रखा और चेन पिंगोन की ओर मुस्कुराया। युवक, तुम ही तो मुझसे मिलना चाहते थे, है ना? मैंने सुना है कि आप काफी कुशल हैं, इसलिए मैं आपको मौका दूंगा और आपको मुझे देखने का अवसर दूंगा। मैं जू युवानकुई हूँ, ग्रीन बैम्बू गैंग का नेता। बोलो, मुझसे क्या चाहते हो? जू युवानकुई ने बिना किसी आक्रामक लहजे के विनम्रता से कहा। उनमें एक परिष्कृत और विद्वतापूर्ण आभा थी, और वे एक दयालु अधेड़ उम्र के शिक्षक की तरह दिखते थे। लेकिन अगर आप इसकी दिखावट से धोखा खा जाते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यदि वह वास्तव में एक परिष्कृत और सुसंस्कृत शिक्षक थे, तो वह ग्रीन बैम्बू गैंग के नेता कैसे बन सकते थे? ये बहुत सरल है। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं अपने माता पिता को परेशान करना बंद कर सकता हूँ और उन्हें शांति से अपना छोटा मोटा काम करने दे सकता हूँ? चेन पिंगोन ने यह बात स्पष्ट रूप से कही। मुझे डर है कि यह तरीका काम नहीं करेगा। बोलते समय जू युवानकुई दिल खोलकर हंसे। नियम तो नियम होते हैं। सुरक्षा शुल्क वसूलने के नियम मैंने बनाए हैं, और कोई भी मेरे नियमों को मानने से इनकार नहीं कर सकता।
अगर कोई मेरे नियमों को तोड़ने की कोशिश करेगा तो मुझे उन्हें सजा देने में कोई हिचक नहीं होगी। जू युवानकुई ने कोमल स्वर में कहा, मानो ये सबसे कठोर धमकी हो। दूसरे शब्दों में कहें तो इस मामले पर अब चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा। अगर आप इसी बारे में बात कर रहे हैं तो फिर चर्चा करने जैसा कुछ नहीं है। अब जब आपने अपनी कहानी सुना दी है तो मेरी कहानी सुनाने का समय आ गया है। आपने मेरे भाई को घायल किया और फिर मुझसे मिलने की बात कही, लेकिन आपने मुझे कोई सम्मान नहीं दिया। अब आप इस मामले को कैसे सुलझाने की योजना बना रहे हैं? तुम्हें कम से कम मुझे, जू युवानकुई को इज्जत तो देनी चाहिए, है ना? अगर नहीं, तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना, जू युवानकुई ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए कहा। आप देखकर बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वह किसी गैंगस्टर का सरगना है। लेकिन चेन पिंगोन जानता था कि यह आदमी निर्दयी है। लगता है हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकते। तो चलिए मार्शल आर्ट की दुनिया के नियमों का ही पालन करते हैं। अंडरवर्ल्ड के नियम ये हैं कि जिसके पास बड़ी मुट्ठी होती है, उसे बोलने का अधिकार होता है। क्या इस नियम में कुछ गलत है? चेन पिंगोन ने पूछा। ये नियम सही और तर्कसंगत है। चूंकि आपको भी यह नियम पसंद है, तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। जू युवानकुई मुस्कुराया, सिर हिलाया और चेन पिंगोन की ओर उंगली उठाई। जू युवानकुई के आदेश पर हॉल में मौजूद सभी गुंडों ने चुपचाप अपने हथियार निकालना शुरू कर दिया। उनके हथियार एक तरह तरह के थे, जंजीरें, माचेटी, छोटी लाठियां और तरह तरह की अन्य चीजें। लोगों के एक समूह ने पहले ही चेन पिंगोन को घेर लिया था। ये युवक काफी साहसी है। जू युवानकुई ने अपने बगल में बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति से मुस्कुराते हुए कहा। अधेड़ उम्र का वह आदमी तुरंत हंस पड़ा। ऐसा दिलचस्प नौजवान मिलना दुर्लभ है, बस अफसोस की बात है कि उसकी मौत बहुत कम उम्र में हो गई। इस तरह के मूर्ख को मर जाना चाहिए, युवक ने कहा। ऐसा मत कहो, कम से कम उनका साहस तो सराहनीय है, जू युवानकुई ने मुस्कुराते हुए कहा। वे तीनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका सामना किस तरह के दुश्मन से होने वाला है। चेन पिंगोन की निगाहें भीड़ पर घूमी, उनकी आंखों में थोड़ी सी ठंडक झलक रही थी। वह मूल रूप से तो उन्हें सबक सिखाने आया था, लेकिन अब उसे पूरी ताकत लगानी होगी। क्योंकि इन लोगों का इरादा चेन पिंगोन को जान से मारने का था। उन्होंने सचमुच चेन पिंगोन को मार डाला, तो क्या सब ठीक है? इसका उत्तर है हाँ, वे ठीक हैं। क्योंकि चेन पिंगोन की हत्या करने के बाद, वे आसानी से घटनास्थल को फर्जी बना सकते थे, यहां तक कि चेन पिंगोन के शरीर को पूरी तरह से ठिकाने लगा सकते थे, जिससे कोई सुराग न बचे। इन जैसे लोगों के हर जगह संपर्क होते हैं, उन्हें उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होता है, और उनके नीचे गुंडों का एक समूह होता है। इसलिए अगर वे सचमुच कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें कानून तोड़ने वाला कहा जा सकता है। चूंकि ऐसा है, इसलिए चेन पिंगोन अब और पीछे हटने का इरादा नहीं रखती है। बेशक चेन पिंगोन आज रात किसी को नहीं मारेगा। चेन पिंगोन का असली घातक दांव आंतरिक चोट पहुंचाना था। सच कहूं तो हांगकांग अभी भी ज्यादा मनोरंजक है। अगर यह हांगकांग होता, तो चेन पिंगोन अब तक उन सभी का नरसंहार कर चुका होता, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता, और फिर शवों को ठिकाने लगा देता। हालांकि मुख्य भूमि चीन में आप ऐसा नहीं कर सकते, वहां अभी भी कुछ चिंताएं हैं। खासकर जब वहां इतने सारे लोग मौजूद हों। आप लोगों को मार नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लड़ नहीं सकते। तुम सब किस बात में समय बर्बाद कर रहे हो? मैं इसे खुद ही कर लूंगा। चेन पिंगोन ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ भीड़ में प्रवेश किया। चेन पिंगोन की हरकतें बिल्कुल भी तेज नहीं थीं। वे आसानी से उसकी चाल और यहां तक कि उसके हमले की पूरी प्रक्रिया को देख सकते थे, जब उसने अपने अधीनस्थ पर हथेली से वार किया। लेकिन फिर एक चमत्कारिक घटना घटित हुई। चेन पिंगोन के कार्यों को कोई नहीं रोक सकता। चेन पिंगोन की हरकतें बिल्कुल भी तेज नहीं लग रही थी। हालांकि चेन पिंगोन की हथेली की तकनीक इन बदमाशों पर जोरदार प्रहार कर सकती थी।
इसके अलावा एक ही हथेली का वार काफी है। चेन पिंगोन की हथेली से लगने वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत जमीन पर गिर जाएगा और हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ हो जाएगा। नाटक देख रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वह उस्ताद है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा। अध्याय 118 पूरी तरह से असुरक्षित। चेन पिंगोन ने दोनों हाथों में तलवार लहराते हुए भीड़ पर धावा बोल दिया। उसने अपने खाली हाथों से ही इन बदमाशों को एक एक करके हवा में उड़ा दिया। चेन पिंगोन की हथेली की तकनीक सरल और अलंकृत नहीं थी, उसमें कुछ भी खास नहीं था, और ये देखने में विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं लगती थी, लेकिन उनकी हथेली की तकनीक बहुत ठोस थी। एक बार जब वे कोई कदम उठा लेते हैं, तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जू युवानकुई का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसके बगल में बैठा अधेड़ उम्र का आदमी आश्चर्य से खड़ा हो गया। कहावत के अनुसार आम आदमी तमाशा देखता है, जबकि विशेषज्ञ बारीकियों पर ध्यान देता है। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति स्वयं चुएली फुट कुंग फू का अभ्यासी है। उन्हें आंतरिक शक्ति का उस्ताद माना जा सकता है। इस युग में पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट के उस्ताद वास्तव में बहुत दुर्लभ हैं। वे ग्रीन बैम्बू गैंग के सदस्य नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनका सहयोगात्मक संबंध था और वे आज यहाँ व्यापार पर चर्चा करने के लिए आए थे। मुझे अप्रत्याशित रूप से यहाँ चीनी मार्शल आर्ट का एक उस्ताद देखने को मिला। उसने देखा कि चेन पिंगोन की हरकतें जल्दबाजी वाली नहीं थीं, फिर भी कोई उसे रोक नहीं सका। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि चेन पिंगोन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उन्हें लगा कि चेन पिंगोन एक ऐसा गुरु था जो उनसे बहुत कमजोर नहीं था। लेकिन असल में, अगर चेन पिंगोन उसे मारना चाहता, तो एक थप्पड़ ही काफी होता। हालांकि चेन पिंगोन ने इस समय अपनी असली क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं किया। उसने इन बदमाशों से निपटने के लिए हड्डी पिघला देने वाली हथेली की तकनीक का इस्तेमाल किया। घटनास्थल पर कई बदमाश मौजूद थे, जिनकी संख्या कम से कम 20 से अधिक थी। 20 से अधिक लोगों ने चेन पिंगोन को घेर लिया था, फिर भी वे उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसके बजाय बदमाशों का एक समूह चेन पिंगोन के बगल में गिर पड़ा। इसके अलावा, ये बदमाश इतने कमजोर थे कि गिरने के बाद उठ नहीं पाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब चेन पिंगोन ने हमला किया, तो उसने इन बदमाशों के शरीर के उन हिस्सों को निशाना बनाया जहां से उन पर दबाव पड़ता है। चेन पिंगोन के अस्थि पिघला देने वाले हाथ ने उनके एक्यू पॉइंट्स पर प्रहार किया, जिससे वे तुरंत लकवाग्रस्त हो गए। फिलहाल तो इन बदमाशों को उठकर लड़ाई जारी रखने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा, जब चेन पिंगोन ने उन पर बोन मेल्टिंग पाम तकनीक का इस्तेमाल किया, तो उनका भाग्य पहले ही तय हो चुका था। चेन पिंगोन निश्चित रूप से उन्हें नहीं मारेगा, इतने सारे लोगों को मारना एक बहुत बड़ा अपराध होगा। यहां तक कि चेन पिंगोन भी इसे सहन नहीं कर सका। ऐसे में उसके पास अपनी जान बचाने के लिए भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसलिए चेन पिंगोन का शुरू से अंत तक उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन चेन पिंगोन उन्हें पंगु बनाना चाहता है। अस्थि पिघला देने वाली हथेली की शक्ति पहले ही उनके स्पर्श बिंदुओं में प्रवेश कर चुकी थी। उन्हें पहले ही आंतरिक चोटें लग चुकी हैं। जब तक आंतरिक मार्शल आर्ट का कोई माहिर उन्हें ठीक नहीं कर देता, तब तक उन्हें बचाना असंभव है। उनके शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होते जाएंगे और उनकी हालत बिगड़ती जाएगी। दूसरी मंजिल तक चढ़ने में ही उनकी सांस फूल जाएगी, और कुछ और कदम चलने के बाद उनके पैर जवाब दे देंगे। किसी से लड़ने की बात तो दूर, एक सामान्य नौकरी करना भी मुश्किल है। लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। अगर वे पुलिस को बुलाना भी चाहें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फ्रैक्चर को भी मामूली चोट ही माना जाता है। उनकी चोटों को मामूली चोटें भी नहीं कहा जा सकता, बल्कि उन्हें सतही चोटें ही कहा जा सकता है। ये कानून द्वारा निर्धारित है। आखिरकार, कानून बनाने वालों को ये तो पता ही नहीं होता कि कोई सचमुच इतना विनाशकारी हमला कर सकता है। ये कहा जा सकता है कि कानून ने उनकी जान बचाई। अगर कानून ने उसे बचाया न होता, तो चेन पिंगोन अभी उन्हें मार चुका होता। ये व्यक्ति अजीब है, युवक ने कुछ आश्चर्य के साथ खड़े होते हुए कहा। युवाओं ने काइलिफो बॉक्सिंग भी सीखी।
हालांकि उनके कौशल उतने अच्छे नहीं थे, फिर भी उनमें बारीकियों को समझने की अच्छी क्षमता थी। जू युवानकुई भी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। हालांकि उसे कुंग फू का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उसकी नजर बहुत तेज है। मौजूदा हालात को देखते हुए वह निश्चित रूप से कह सकता था कि चेन पिंगोन एक उस्ताद था। और लोगों को बुलाते रहो, देखते हैं कि वह कितने लोगों को काम पर रख पाता है। जू युवानकुई ने ठंडे स्वर में कहा। उसके आदमी तुरंत मदद के लिए पुकारने निकल पड़े। उन्होंने अपने चारों ओर बड़ी संख्या में लोगों को तैनात किया, जिनमें कम से कम 50 गुंडे शामिल थे। एक और बड़ा समूह अंदर घुस आया, लेकिन हॉल में बहुत ज्यादा लोग थे, फर्श लोगों से भरा हुआ था। हालांकि इन लोगों को चलने फिरने में बहुत कठिनाई होती है। हालांकि चेन पिंगोन सहजता और स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ रही थी। हॉल के फर्श पर लेटे हुए लोगों का चेन पिंगोन की गतिविधियों को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं था। चाहे कितने भी लोग हॉल में आ जाएं, उनमें से कोई भी चेन पिंगोन का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। जैसा कि पुरानी कहावत है, 2 मुट्ठियां 4 हाथों को नहीं हरा सकती। हालांकि चेन पिंगोन के मामले में इस कथन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि चेन पिंगोन ने केवल अपनी दोनों हथेलियों से ही चारों दिशाओं से आने वाले दुश्मनों का सामना किया। चेन पिंगोन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। यह तमाशा देख रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अंततः सदमे से हौंफते हुए कहा। उन्हें पहले ही अपने और चेन पिंगोन के बीच के अंतर का एहसास हो चुका था। चेन पिंगोन देखने में साधारण लग रहा था और उसके कार्यों में कोई खास हलचल नहीं थी। हालांकि इतने सारे लोगों का चेन पिंगोन के सामने टिक न पाना ही ये दर्शाता है कि चेन पिंगोन की क्षमताएं कितनी शक्तिशाली हैं। कुछ गड़बड़ है, चलो चलते हैं, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अचानक कहा। इससे पहले वह इस शो को एक तटस्थ रवैये से देख रहा था, लेकिन अब उसे इस बात का भरोसा नहीं रहा कि वह चेन पिंगोन से निपट पाएगा। जब तक चेन पिंगोन उन बदमाशों से निपट रही थी, तब तक उन्हें तुरंत और निर्णायक रूप से वहां से निकल जाना चाहिए था। यह सुनकर जू युवानकुई ने भी वहां से जाने का विचार किया। ठीक है, चलो पहले चलते हैं, जू युवानकुई ने जल्दी से कहा। लेकिन जैसे ही वे तीनों जाने के लिए उठे, उन्हें बस अपनी आंखों के सामने एक धुंधली सी झलक दिखाई दी, और चेन पिंगोन पहले से ही उनके सामने मौजूद थी। चेन पिंगोन कब पहुंची, उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं था। क्या आप तीनों को शो देखने में मजा नहीं आ रहा था? अब आप लोग क्यों जा रहे हैं? चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा। युवक, जब संभव हो तो उदार बनो। मुझे लगता है कि हमें आज इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा उपनाम वांग है और मेरा नाम वांग टाई है। मैं सुजो और होंगजो के वांग परिवार से आता हूँ। और मेरा उपनाम सोंग है, मेरा नाम सोंग काइमिंग है और मैं सुजो और होंगजो के सोंग परिवार से आता हूँ। युवक, हमने तुम्हें पहले ही सम्मान दे दिया है, अब और जोखिम मत लो। वह युवक भी खड़ा हो गया और ठंडे स्वर में बोला। सोन काइमिंग के बोलते ही वांग टाई समझ गया कि अब हालात बिगड़ने वाले हैं। जैसा कि उम्मीद थी, ये सुनकर चेन पिंगोन तेजी से आगे बढ़ा और उन दोनों की ओर झपटा। मेरे सामने दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे देखने दो कि तुम असल में किस चीज के बने हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चेन पिंगोन ने अपनी हथेली से उन दोनों की ओर प्रहार किया। वांग टाई अधिक कुशल था और उसने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए तुरंत अपने हाथ उठाकर हथेली के वार को रोक दिया। हालांकि सोन काइमिंग के मार्शल आर्ट कौशल अपेक्षाकृत कमजोर थे। उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला और चेन पिंगोन ने एक ही हथेली के प्रहार से उन्हें हवा में उड़ा दिया। सोन काइमिंग 7 या 8 मीटर दूर जा गिरा और जमीन पर गिरते ही उसने मुंह से खून थूक दिया। उसने मुंह भरकर खून थूका और कोमा में चला गया। तुम्हारा कुंग फू इतना घटिया है, फिर भी तुम मेरे सामने दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो, चेन पिंगोन ने शाप देते हुए कहा। चेन पिंगोन को लगा कि यह आदमी मार्शल आर्ट में माहिर है, इसलिए उसने उसे थोड़ा और जोर से मारा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह आदमी कागजी शेर निकला और उसके एक भी वार को झेल नहीं पाया। वांग टाई थोड़ा अधिक मजबूत था, लेकिन वास्तविकता में परिणाम वही था। इसी तरह चेन पिंगोन के हथेली के प्रहार से वह हवा में उड़ गया।
वांग टाई की हालत बेहतर थी, उसने खून नहीं थूका, लेकिन उस चोट के बाद वह बेहोश हो गया। चेन पिंगोन जू युवानकुई के पास पहुंची और एक ही स्पर्श से उसे स्थिर कर दिया। अध्याय 119 जू युवानकुई का सबसे गहरा खेद। जू युवानकुई असहाय होकर देखता रह गया क्योंकि चेन पिंगोन ने हॉल में घुसकर उसके सभी आदमियों को बेहोश कर दिया। फिर चेन पिंगोन ने वहां से निकलकर जू युवानकुई को कॉलर के पीछे से पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। जू युवानकुई हिलने डुलने में असमर्थ था और उसके दिल में भय की भावना उत्पन्न हो गई। जू युवानकुई ने कभी नहीं सोचा था कि वह प्रोटेक्शन मनी जैसे इतने मामूली मामले में फंस जाएगा। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा, तो वे तुरंत सहमत हो जाते। ये तो बस इंटरनेट कैफे से ली गई सुरक्षा राशि है ना? अगर वे इसे वसूलना नहीं चाहते तो उन्हें वसूलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब तो उसे बोलने का मौका भी नहीं मिलता। चेन पिंगोन ने जू युवानकुई को पकड़ा और उसे घसीटते हुए अगले बेडरूम में ले गया और उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद कर दिया। चेन पिंगान ने अपने स्थानिक भंडारण से एक कैमरा निकाला और उसे सेट किया। इसके बाद चेन पिंगान ने जू युवानकुई के शरीर पर मौजूद दबाव बिंदुओं को छोड़ दिया। जैसे ही एक्यूपॉइंट्स को छोड़ा गया, जू युवानकुई तुरंत जोर से चिल्लाया, युवक, मुझसे गलती हो गई। मैं अब और कोई रिश्वत नहीं लूंगी। कृपया मुझे जाने दो। मैं दोबारा तुमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करूंगी। जू युवानकुई जोर से चिल्लाए, अपना मुंह बंद करो और चिल्लाते रहो, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। मैंने अभी आपसे बहुत अच्छे से बात की, लेकिन आप सहमत नहीं हुए। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने पहले ही कार्रवाई कर दी है, अब हम मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अब मुझसे कह रहे हैं कि आप मेरे परिवार से सुरक्षा के नाम पर कोई रकम नहीं लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ईमानदार हैं। मैं तुम्हारी कहानी पर भी विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है, आखिरकार तुम्हें मारना मेरे हाथों को गंदा कर देगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अपने द्वारा किए गए सभी अवैध और आपराधिक कार्यों को स्वीकार करो। जब आप सब कुछ स्पष्ट रूप से समझा देंगे, तभी मैं आपको जाने दूंगा। आप कुछ पैसे लेकर उड़ सकते हैं, लेकिन इस जीवन में कभी वापस नहीं आ सकते। अगर तुम मान जाओगे, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें विदेश जाने दूंगा। अगर तुम सहमत नहीं हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, मेरे पास तुम्हें अभी मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए कि क्या करने की जरूरत है। चेन पिंगान धीरे धीरे बोलने लगी। यह सुनकर जू युवानकुई को लगा जैसे वह मर जाएगा। उन्हें बेहद अफसोस हो रहा था। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा, तो क्या वे पहले ही सहमत नहीं हो जाते। यह तो सिर्फ 10,000 युआन प्रति माह का सुरक्षा शुल्क है ना? वह अब इसे नहीं ले रहा है। इतनी कम रकम के लिए वे अपना करियर बर्बाद करने और यहां तक कि अपनी जान भी गंवाने को तैयार हैं। ये कतई जायज नहीं है। क्या बातचीत की कोई गुंजाइश है? मैं आपको मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपये दूं। मैं आपको 50 लाख रुपये दूंगा। 50 लाख रुपये मिलने पर तुम्हारे माता पिता को अब इंटरनेट कैफे चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा पूरा परिवार दूर दूर तक जा सकता है और मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा, जू युवानकुई ने झट से कहा। चेन पिंगोन ने एक शब्द भी व्यर्थ नहीं कहा और बस जू युवानकुई को कुछ और बार थपथपाया। मानव शरीर पर स्थित एक्यूपॉइंट्स वास्तव में रहस्यमय हैं। कुछ हल्के स्पर्शों के बाद ही जू युवानकुई को अचानक असहनीय दर्द का अनुभव हुआ। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो पूरे शरीर में सुइयां चुभाई जा रही हो। असहनीय दर्द ने उसकी जीने की इच्छा ही छीन ली और वह चाहता था कि काश वह वहीं तुरंत आत्महत्या कर ले। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसका गला अवरुद्ध था और वह कोई आवाज नहीं निकाल सका। पता चला कि चेन पिंगोन ने उसके एक्यू पॉइंट पर प्रहार करके उसे चुप करा दिया था, जिससे वह बोलने में असमर्थ हो गया था। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। चेन पिंगान ने जू युवानकुई के शरीर पर मौजूद दबाव बिंदुओं को शिथिल कर दिया। जू युवानकुई ने गहरी सांस ली, उसे पहले कभी इतनी खुशी महसूस नहीं हुई थी। उसे एहसास हुआ कि जब तक उसे दर्द नहीं हो रहा है,
वही सबसे बड़ी खुशी है। तुम्हारे पास बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। या तो तुम मर जाओ या अपने अपराधों को कबूल करो। मुझसे झूठ मत बोलो, ये काम नहीं करेगा। मैंने मनोविज्ञान और सूक्ष्म भावों का अध्ययन किया है। तुम झूठ बोल रहे हो या नहीं, मैं एक नजर में ही बता सकता हूं। चेन पिंगान ने शांत भाव से बात की। चेन पिंगोन ने कभी मनोविज्ञान या सूक्ष्म भावों का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन उनमें टेलीपैथी की क्षमता थी, इसलिए उनके लिए इसका प्रभाव अधिक मजबूत था। इसलिए चेन पिंगोन को अच्छी तरह पता था कि जू युवानकुई झूठ बोल रहा था या नहीं। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम तब भी सहमत नहीं हुए, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैं हर 5 मिनट में तुमसे फिर पूछूंगा। देखते हैं तुम कब तक धैर्य रख पाते हो, चेन पिंगोन ने ठंडे लहजे में कहा। यह मत कहो कि मैं हर बात पर सहमत हो गई थी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मैं तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगी जो तुम जानना चाहते हो। जू युवानकुई चौंक गया और जल्दी से चिल्लाया। ठीक है, अब कबूल करना शुरू करो। तुमने कौन कौन से गैरकानूनी और आपराधिक काम किए हैं? तुम्हारे अधीनस्थ कौन है? तुम्हारा संरक्षक कौन है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? मुझे इन सभी मुद्दों को स्पष्ट रूप से समझाएं। चेन पिंगोन का सवाल सुनकर जू युवानकुई का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह जानता था कि एक बार जब वह इन मुद्दों को स्पष्ट रूप से समझा देगा, तो उसका पतन निश्चित है। कम से कम देश में तो कोई भी उसे बख्शने वाला नहीं है। किस्मत के साथ कुछ अच्छा होने की उम्मीद में जू वेनकू ने कुछ छोटी मोटी बातों का जिक्र किया। उदाहरण के लिए, लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों को चोट पहुंचाना और चोरी के कुछ मामले। वैसे भी उन्होंने किसी भी ऐसे बड़े या गंभीर मामले का जिक्र नहीं किया, जिसके कारण फांसी की सजा हो सकती है। अब भी मुझसे बहस करने की हिम्मत कर रहे हो? तो ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट का पैकेज दूंगा। चेन पिंगोन के बोलने के बाद, उसने जू युवानकुई के बोलने से पहले ही उसके प्रेशर पॉइंट्स को फिर से दबा दिया। जू युवानकुई ने अपना मुंह चौड़ा खोला, फिर असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह उनके लिए 10 मिनट का एक भयावह अनुभव था। उन 10 मिनटों के दौरान उसे ऐसा लगा जैसे वह मर रहा हो। फिर उसने मरने की इच्छा जताई, लेकिन वह मरने को तैयार नहीं था। इस तरह के दर्दनाक अनुभव की कल्पना उन लोगों के लिए करना असंभव है जिन्होंने इसे खुद नहीं झेला है। 10 मिनट बाद, जू वेनकुई पसीने से तरबतर हो गया था, मानो उसे पानी से बाहर निकाला गया हो। उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। चेन पिंगोन ने एक बार फिर जू वेनकुई के दर्द को कम किया। जू वेनकू ने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह जमीन पर बेजान पड़ा था। क्या तुम कबूल करने के लिए तैयार हो? क्या तुम इसे दोबारा करना चाहते हो? चेन पिंगोन ने फिर पूछा। मुझे सब कुछ कबूल करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कबूल कर लूंगा। जू युवानकुई को अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उसने जल्दी से कहा। अब उसे और किसी चीज की परवाह नहीं है। वह बस शांति से जीना चाहता है और फिर कभी कष्ट नहीं सहना चाहता। जब तक उसे वह दर्द न सहना पड़े, मैं उसे कुछ भी करने दूंगा। इस बार, जू युवानकुई ने आखिरकार ईमानदारी से अपने अपराधों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। जू वेनकुई अब कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं कर सका और उसने अपने द्वारा किए गए सभी बुरे कामों को एक एक करके कबूल कर लिया। इनमें से कई बातों के सबूत आज भी सुरक्षित हैं। उदाहरण के लिए, उसने वास्तव में अपने संरक्षण में शामिल लोगों को दी गई सभी रिश्वतें खातों में दर्ज की थीं। वह अपने पीछे एक खाता बही और साथ ही धन प्रेषण के रिकॉर्ड छोड़ गया। इस सबूत के आधार पर हम उन सभी संरक्षकों को एक ही झटके में गिरा सकते हैं। चेन पिंगान ने पूरी प्रक्रिया को फिल्माया। जू युवानकुई ने भी स्वेच्छा से सबूत सौंप दिए, जो अब चेन पिंगोन के पास है। अध्याय 120, जू युवानकुई भाग निकला। चेन पिंगान ने कैमरे समेत सबूतों को सावधानीपूर्वक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। चेन पिंगोन ने जाने से पहले ये कहा, भागने के लिए मैं तुम्हें सिर्फ एक दिन का समय दे रहा हूं। ये सबूत एक दिन बाद जमा किए जाएंगे, इसलिए तुम्हें जल्दी कार्रवाई करनी होगी। जितनी जल्दी हो सके विदेश जाओ, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। चेन पिंगोन के बोलने के बाद, वह जू युवानकुई की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना मुड़ा और चला गया।
जाने से पहले चेन पिंगोन ने जू युवानकुई के कंधे पर हल्के से थपथपाया। यह थप्पड़ बहुत जोरदार नहीं था और इससे चोट भी नहीं लगी। लेकिन वास्तव में यही बोन मेल्टिंग पाम तकनीक का सार है। चेन पिंगोन ने बोन मेल्टिंग कॉटन पाम तकनीक का इस्तेमाल किया और यह वार जू युवानकुई पर लग चुका है। जू युवानकुई के पास अब सिर्फ एक दिन बचा है। हड्डी पिघलाने वाली हथेली की तकनीक एक दिन बाद तुरंत फट जाएगी। जू युवानकुई की तुरंत मृत्यु हो जाएगी और यह एक हिंसक मृत्यु होगी। इसीलिए चेन पिंगोन ने जू युवानकुई को तुरंत चले जाने के लिए कहा, क्योंकि चेन पिंगोन नहीं चाहता था कि जू युवानकुई यहीं रहकर मरने का इंतजार करे। अगर जू वेनकुई की मृत्यु होनी भी है तो उससे यथासंभव दूर चले जाना चाहिए, ताकि जू युवानकुई की मृत्यु का चेन पिंगोन से कोई संबंध न रहे। चेन पिंगोन सबूत जरूर सौंप देगा, लेकिन उसे उन लोगों पर भरोसा नहीं है। पुलिस अधिकारियों को चेन पिंगोन पर बहुत अधिक भरोसा नहीं था। चेन पिंगोन को इस बात पर गहरा संदेह था कि अगर वह सबूत सौंप भी दे तो भी अंत में जू युवानकुई की मृत्यु होने की संभावना नहीं है। उसके पीछे मौजूद बड़े अधिकारी भी जू युवानकुई की रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। चेन पिंगोन को नहीं पता था कि सबूत सौंपने के बाद जू युवानकुई की मौत हो जाएगी या नहीं, और वह जुआ खेलने को तैयार नहीं था। जू युवानकुई के भाग्य को किसी और के हाथों में सौंपने का तो सवाल ही नहीं था। इसलिए चेन पिंगोन ने इस रणनीति का सहारा लिया। वह जू युवानकुई को डराकर भगाना चाहता था। फिर उन्होंने जू युवानकुई के शव के साथ छेड़छाड़ की, जिसके कारण रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस योजना की सफलता की बात करें तो यह भाग्य पर निर्भर करता है। चेन पिंगोन ने अपना आवश्यक कार्य पूरा कर लिया था और तुरंत वहां से चली गई। बाकी का काम दूसरों को करना है। चेन पिंगोन को जाते हुए देखकर जू युवानकुई ने आखिरकार चैन की सांस ली। जू युवानकुई धीरे धीरे शांत हो गया और उसका दिमाग काम करने लगा। वह सोचने लगा कि इस गतिरोध को कैसे तोड़ा जाए। क्या हम इस आदमी को मार सकते हैं? जू युवानकुई ने इस बारे में बार बार सोचा, लेकिन अंत में उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे पहले यह बात इतनी गहराई से महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अब जितना मैं इसके बारे में सोचता हूं, चेन पिंगोन उतना ही भयावह लगता है। अगर वह बंदूक निकाल भी लेता तो ये कहना मुश्किल था कि वह चेन पिंगोन को मार पाता या नहीं। अगर हम इसे मार नहीं पाए तो क्या होगा? यह एक बहुत बड़ी समस्या होगी। इसके अलावा उसने अपने अपराधों के सभी सबूत सौंप दिए हैं, जिन्हें वीडियो पर भी फिल्माया गया है। एक बार ये सबूत सौंप दिए जाएं, तो उसका पतन निश्चित है। जू युवानकुई को ये जोखिम लेने की हिम्मत नहीं थी कि उसके वरिष्ठ अधिकारी उसे बरी कर देंगे। हमें यहां से निकलना होगा और हमें तुरंत निकलना होगा। मैं पहले विदेश जाऊंगा और फिर इस बच्चे से निपटने का तरीका सोचूंगा। जू युवानकुई मन ही मन चुपचाप सोचने लगा। ये सोचकर जू युवानकुई ने और देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना पहचान पत्र, पासपोर्ट और अन्य सभी कीमती सामान अपने साथ ले लिया। बैंक कार्ड में मौजूद पैसों की बात करें तो उससे निपटने का बिल्कुल भी समय नहीं था। आखिरकार अब विदेशों में संपत्ति हस्तांतरित करना असंभव है, इसे संभालना बहुत मुश्किल है। हालांकि जू युवानकुई ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसने विदेश में एक बैंक खाता खुलवा रखा था जिसमें कुछ धनराशि जमा थी। अगर वह विदेश भी चला जाता है तो भी उसके पास वापसी करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। ये कहना होगा कि जू युवानकुई वास्तव में बहुत चतुर है। उसने तो अपने भागने का रास्ता भी खुद ही तय कर लिया है। जू युवानकुई की पत्नी और बच्चे संयोगवश यात्रा पर थे। अब उसे अपनी पत्नी और बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी को फोन किया, स्थिति समझाए और उससे बच्चों को लेकर रातों रात देश छोड़ने के लिए कहा। जहां तक उसकी पत्नी के भाग जाने की बात है, ये कहना मुश्किल है। जब वह विला के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो जू युवानकुई हिचकिचाया, ये सोचकर कि क्या उसे कुछ लोगों को सूचित करने के लिए फोन करना चाहिए। हालांकि अंततः जू युवानकुई ने कॉल न करने का फैसला किया। चूंकि अभी तक किसी को इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए उसका भाग निकलना सबसे आसान संभावना है।
लेकिन एक बार जब ये खबर फैल जाएगी और अधिक लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा, कुछ गड़बड़ होने की संभावना बहुत अधिक है। हो सकता है कि जू युवानकुई को भागने का समय भी न मिले। मैं अभी यह फैसला नहीं ले सकता, मुझे विदेश जाने तक इंतजार करना होगा। जू युवानकुई ने पत्र में यह बात कही। अपना मन बना लेने के बाद जू युवानकुई रात भर गाड़ी चलाकर निकल पड़े। पहले वे प्रांतीय राजधानी गए, फिर वहां से हांगकांग के लिए विमान लिया और हांगकांग में ही दूसरी गाड़ी लेकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए रवाना हो गए। एक बार जब वह विदेश चला जाएगा तो वह सुरक्षित रहेगा। जू युवानकुई को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह चाहे जहां भी भाग जाए, उसकी मौत निश्चित है। हालांकि चेन पिंगोन ने पहले ही अपना फोन निकाल लिया था और श्री हुआओ को फोन कर दिया था। चेन पिंगोन के पास भी अपने हाथ में मौजूद सबूतों से निपटने के बारे में अपने खुद के विचार थे। सबसे पहले तो ये सबूत स्थानीय पुलिस स्टेशन को नहीं सौंपा जा सकता है। चेन पिंगोन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि स्थानीय पुलिस स्टेशन में कौन भरोसेमंद है। दूसरे, इस साक्ष्य का पूरी क्षमता से उपयोग किया जाना चाहिए, इसलिए इसे गुप्त रूप से नहीं सौंपा जा सकता है। चेन पिंगोन को इसे स्वयं सौंपना होगा ताकि उच्च अधिकारियों को पता चले कि चेन पियांग ने भी योगदान दिया है, और यह भी एक सराहनीय कार्य है। तो यहाँ एक और सवाल उठता है, ये सबूत किसे सौंपा जाना चाहिए? इसके बाद चेन पिंगोन को श्री हुओ की याद आई। बेशक, हमें सबूत श्री फोक को नहीं सौंपने चाहिए। श्री फोक हांगकांग में एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें सबूत सौंपने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन श्री हुओ के संपर्क हैं, चेन पिंगोन श्री हुओ के माध्यम से यह सबूत सौंप सकते हैं। कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई और मिस्टर हुआओ के बटलर ने जवाब दिया। ये जानते हुए कि चेन पिंगोन का फोन है, श्री हुआ ने खुशी खुशी फोन उठाया। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद चेन पिंगोन ने अपनी जरूरतें बताईं। ओह, तो बात यह है। कोई बात नहीं, मैं इसका ध्यान रखूंगा। आप जियांगनान प्रांत में हैं, है ना? मैं जियांगनान प्रांत के सबसे बड़े आदमी को जानता हूं। हम पहले भी एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं। मैं अभी उसे फोन करके इस बारे में उससे बात करूंगा। मैं उसे बता दूंगा कि तुम मेरे धर्मपुत्र हो, बस इतना ही। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बोझ होगा, श्री हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा।